तो हम लोग बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि कल मैंने आपको ब्लोइंग ऑफ रूफ पढ़ा दिया था। घर की छत उड़ जाती है, बैठ जाइए, घर की छत उड़ जाती है, ये वाला एप्लीकेशन करा दिया था। बस एक दो और एप्लीकेशन कर लेते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन, जैसे कि भैया बात नहीं करना, जैसे मैग्नस इफेक्ट। तो देखिए मैग्नस इफेक्ट क्या है बेटा, इसको सुन लीजिए बस। मैग्नस इफेक्ट क्या है, इसमें बर्नौली थ्योरम का यूज करके एक्सप्लेन किया गया है। आराम से सुन लीजिए, अरे प्लीज। तो क्या होता बेटा मैग्नस इफेक्ट में, कृपया देखिए, मैग्नस इफेक्ट में क्या बताया गया है। देखिए मैग्नस इफेक्ट में बेटा, जैसे ये गेंद है बॉल, अगर इसमें सुन लीजिए ध्यान से, जैसे कि अक्सर बॉलर जो है क्रिकेट मैच में वो बॉल को स्विंग कराता है, एयर में बॉल जो है स्विंग होती है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर इस गेंद को अभी वी वेलोसिटी देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम वी वेलोसिटी देते हैं सामने, तो क्या होता है, जो एयर है, एयर में है नहीं, अगर वी वेलोसिटी जाएगा तो एयर जो बेटा, सुनिएगा ध्यान से, एयर की लाइन ऐसे बनेगी, स्ट्रीम लाइन एयर की ऐसे बनेगी। बॉल के रिस्पेक्ट में एयर ऐसे जाता हो, एयर पार्टिकल ऐसे जाता हो, फील होगा, तो एयर की स्ट्रीम लाइन ऐसे बनेगी। ध्यान से देखिएगा, एयर की स्ट्रीम लाइन ऐसे बनेगी। तो क्या होता बेटा कि अभी यहाँ पर ये पॉइंट, अगर मैं मान लूं बॉल के जस्ट एबव पॉइंट ए और बॉल के जस्ट बिलो पॉइंट बी है, ये शांत रहना, तो एयर की वेलोसिटी जितना यहाँ ए पर है उतना ही बी पर है। तो चूंकि ए पर वेलोसिटी और बी पर वेलोसिटी इक्वल है, और बॉल का जो डायमीटर है वो नेग्लिजिबल है, छोटा है, तो यहाँ पर जो देयर इज नो हाइट का डिफरेंस, तो प्रेशर भी इक्वल होगा। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर के फॉर्मूले से रो जी एच नहीं लेना है, क्योंकि एच इज नेग्लिजिबल। तो देखिए सुनिए ध्यान से, अगर ए पर वेलोसिटी सेम है और बी पर वेलोसिटी, दोनों पर वेलोसिटी इक्वल है, तो प्रेशर भी इक्वल होगा। तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर इक्वल होगा। लेकिन अगर इस बॉल में स्पिनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉल में स्पिनिंग होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर बॉल में स्पिनिंग होगा, जैसे बॉल ऐसे वी वेलोसिटी से, और मैंने माना कि स्पिनिंग हो रहा है ऐसे, तो स्पिनिंग होने से क्या होता है कि बॉल के एबव और बिलो जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। जब ऐसे करके ये स्पिन करता है, तो देखिए जैसे कि हम अभी एयर को ऐसे दिखा रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ऐसे है, देखिए अगर v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है तो हमें लगेगा कि एयर v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। जैसे v वेलोसिटी से यहाँ चल रहा है तो मिलेगा v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, यहाँ भी v वेलोसिटी से। लेकिन ये जो स्पिनिंग है बेटा, वो एयर की वेलोसिटी के यहाँ पर, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर अपोजिट है। तो बॉल में जो सिलाई होती है, अक्सर आप देखिएगा क्रिकेट मैच में जो बॉल यूज करते हैं वो लेदर का बॉल का सिला हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, स्पिनिंग की वजह से बॉल जो है अपने पाथ से डेविएट कर पाती है, उसी की वजह से, यानी रफनेस होता है बॉल का। एक पोर्शन होता है पॉलिश्ड, ठीक है, स्मूथ सरफेस, आप देखे होंगे, एक तरफ स्मूथ, इधर स्मूथ होता है, ये होता है सिला हुआ हिस्सा। या आप देखते हैं क्रिकेट मैच में देखते हैं, जो कोई भी फील्डर बॉल लेता है वो ऐसे करके कपड़े से घिसता रहता है, एक तरफ से घिसता रहेगा हमेशा, सारे प्लेयर का यही रहता है, एक तरफ से घिस करके उसे पॉलिश करके स्मूथ बनाता है और दूसरी तरफ को रफ रखता है। आ रहा समझ में? तो ये कारण है कि जब ऐसे स्पिनिंग होता है बेटा, ये रफ पार्ट है, ये पूरा रफ वाला हिस्सा ये रफ है, तो जब ये वेलोसिटी इधर है, स्पिनिंग इधर है, तो ये क्या करता है, एयर की वेलोसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये रोटेशन की वजह से वेलोसिटी इधर देता है, तो ए पर जो वेलोसिटी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा।
और बी पर जो वेलोसिटी हो थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? एक तो यह जा रहा है ऐसे, दूसरा स्पिनिंग का सीधा पुश करेगा, तो यानी बी पर वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे ए पर वेलोसिटी कम और बी पर वेलोसिटी ज्यादा। अब थिंक अबाउट दिस कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर के अनुसार ये कांस्टेंट होना है। तो चूंकि वेलोसिटी जहां पर कम होगा वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। देखिए a पर वेलोसिटी कम है तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और b पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर कम लगेगा। ये फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होता है, तो ये इस पाथ पे न चल के डेविएट हो जाता है। इसलिए बेटा ये जो है वो क्या होता है बेटा, डेविएट हो जाता है। तो कभी भी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो ये डेविएट इस तरफ होगा। यही अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करेगा, स्पिनिंग करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो पूछा जाता है किधर डेविएट होगा, तो ये इधर की तरफ डेविएट होगा। आ रहा समझ में? अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ऐसे घूमता हुआ जा रहा है तो इधर या इधर डेविएट करेगा, ये हमसे पूछा जाता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर ये बॉल ऐसे चल रहा है और आपने इसे ऐसे घुमा दिया, तो किधर की तरफ डेविएट करेगा, सामने जा रहा है इधर डेविएट होगा, इधर जा रहा है इधर डेविएट होगा। बॉल को फेंक रहे ऐसे करके, या तो आगे जाके गिरेगा पीछे जाके गिरेगा, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर बेटा ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ये समझना है कि ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब ऐसे नहीं चला जाएगा, पता गेंद फेंका तो ऊपर चला गया, ऊपर थोड़ी नहीं जा रहा है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सामने जा रहा है ऐसा करके मैंने माना। कैसा करके माना? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किधर जा रहा है बेटा, सामने जा रहा है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस समझ के चलना। और बॉल मैंने ऐसे करके स्पिन करके हाथ से छोड़ दिया। और मेरी बात समझ में? या कभी कभी ना आप देखिएगा, कभी कभी देखिएगा एक जैसे एक बॉलिंग ऐसा करता है कि हाथ से छूटते हुए स्पिन करता है। स्पिन करने से क्या होता है, बॉल या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि स्पिनिंग कैसा कराया है ना, किधर की तरफ क्या पड़ रहा है। तो देखिए बेटा जैसे क्या होता है, जो अच्छा जिसका हाथ घूमता है बॉलिंग में, वो जब अच्छे से हाथ घुमा देता है तो बॉल हाथ से छूटते स्पिन करने लगता है, और जब स्पिन करता है बेटा तो बॉल अपने पाथ से डेविएट करता है। ठीक है, बैट्समैन बहुत चालाक होता है, वो देखता है कि आगे पीछे की तरफ, वो तो पता चल जाता है, वो तो निशान लगा देता है, अच्छा इसकी कलाई ऐसे मुड़ती है, वो यहाँ आगे पीछे ऐसे करके यहाँ गिर रहा है। लेकिन एयर में जब वो स्विंग करता है, इधर सीधा डेविएट होता है, वो आइडिया नहीं लग पाता। वहीं पर ये कमाल होता है कि बॉलर जो है वो बैट्समैन से अलग हो जाता है। कहते हैं कि उसके दिमाग को नहीं पढ़ पाया, और वो हाथ किस तरह से घुमाया, कितना घुमाया, वो बॉलर के फेंकने पर डिपेंड करता है। बैट्समैन उसको समझ नहीं पाता, वहीं पे वो आउट हो जाता है। समझ गया तो पीट देता है, समझ गया तो पीट देता है ना। जैसे आप लोग तो खैर आप तो बहुत छोटे होंगे, शायद आपकी नाक भी बह रही होगी उस टाइम पे। तो सचिन जो है, एक बार सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को बहुत पीटा था, और सपने में शेन वॉर्न को ये याद आता था कि सचिन तेंदुलकर हमें पीट रहा है। और शेन वॉर्न जो है वो एक स्पिनर है, फास्ट बॉलर नहीं है। ब्रेटी गेंद पे बेचारा वो ऐसे करके रुक जाता था कि भाई कहीं से न फूट जाए। आप लोग नहीं पता, ब्रेटी एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत गजब का बैटिंग बॉलिंग करता था, और वो इतना भयंकर रनर, मतलब इतना दूर जाके उसका रेंज का मार्जिन था कि वहां से जब दौड़ता था ना तो सामने जो बैट्समैन है वो बेचारा कांपने लगता था। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो शोएब अख्तर लगता था, बड़े बाल वाला, जब वो ऐसे दौड़ता था ना तो, और सामने वो साउथ का बेचारा एक बैट्समैन था। ठीक है, तुम लोग को नहीं पता, उस समय तो तुम लोग अपने आप को भी नहीं संभाल पाते थे। और उस समय जो है वो जो बेचारा पतला सा, उसका तो ना क्या नाम था, आर बालाजी करके नाम था उसका, बालाजी करके ऐसे करके नाम था कुछ ऐसा, पतला सा, भारत पाकिस्तान का मैच था, पतला सा था, आर बालाजी करके उसका नाम था, कुछ ऐसे था, मतलब बालाजी टाइप का नाम है। अच्छा पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था, मैं तो नाम भूल गया उसका, पतला सा था। यकीन नहीं मानोगे, शोएब अख्तर के बॉल को क्या गजब पीटा था, एकदम बहुत अच्छा पीटा था। आज भी मुझे वो याद है वो मैच है। तो अच्छा खैर ध्यान दीजिए बेटा, तो ये कहानी समझ में आ गई, चलिए इसको नोट करिए। आराम से लक्ष्मीपति बालाजी, लक्ष्मीपति बालाजी, हाँ कुछ ऐसे ही नाम था।
नाम इधर का ऐसा ही होता है। अरे नाम इधर का ऐसा ही होता है। अरे आराम से, अदर के नाम ही ऐसे ही होते हैं, चिन्ना स्वामी नाम ही ऐसा मिटा दे बेटा। ये था मैग्नस इफेक्ट, ये था मैग्नस इफेक्ट। चलिए एक सवाल और जरा बात हो जाए। अच्छा बताइए बेटा, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं एटोमाइजर पे। अच्छा बेटा एक बात बताइए, एटोमाइजर में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है एक नोजल होता है, यहाँ पे पिस्टन होता है, इसमें हैंडल लगा होता है जिसे हम पुश करते हैं, और ये पतला सा कैपिलरी होता है जिसमें कि ऑयल भरा रहता है। ठीक है, ऑयल भरा रहता है। अच्छा बेटा एक बात बताइए मुझे, एटोमाइजर कैसे काम करता है? जैसे हम इसको हैंडल को पुश करते हैं अंदर की तरफ तो हम देखते हैं ड्रॉपलेट्स इधर से स्प्रे होता है ना। तो ये बर्नौली थ्योरम पे काम करता बेटा। इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे पुश करते हैं हैंडल से तो इसमें जो एयर होता है उसमें वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी आती है। अब आप याद रख लो बेटा, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। अभी एयर रुका हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एयर ब्लो करने लगता है, जब आप पिस्टन से ऐसे अंदर की तरफ हैंडल को पुश करते हैं तो क्या होता है बेटा? एयर ब्लो होने लगता है तो प्रेशर हो जाता है डाउन। और प्रेशर डाउन होने से बेटा ये जो कैपिलरी में जो लिक्विड है प्रेशर के कम होने से ये ऊपर राइज करने लगता है, और राइज होने से बेटा ये लिक्विड इस वाले चैम्बर में आ जाता है जहां बहुत तेज हवा आगे की तरफ ब्लो कर रही है। तो यहाँ लिक्विड राइज क्यों करता बेटा? क्योंकि प्रेशर डाउन हो गया। प्रेशर क्यों डाउन हुआ? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। P + हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट से समझो। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ गई कैसे? हमने पुश किया पिस्टन को अंदर की तरफ तो एयर आगे जाने लगेगा, नोजल से निकलने लगेगा एयर, और जैसी नोजल से एयर निकलेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी इसमें। और वेलोसिटी आने से प्रेशर क्या होगा? डाउन। और प्रेशर डाउन होने से लिक्विड क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। कभी 1 atm था तो यही का राइज किया था, प्रेशर ऊपर से कम हो गया तो लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है। और जैसे लिक्विड यहाँ पर आता है तो इस चैम्बर में एयर तेजी से ब्लो कर रहा है, यहाँ जब आता है तो ये लिक्विड एयर के साथ नोजल के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमें बाहर मिलता है। बोलो क्लियर हुआ? तो जैसे लिक्विड आता जाएगा उड़ता जाएगा, जैसे लिक्विड आएगा उड़ता जाएगा, जैसे लिक्विड आएगा उड़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर मिलता है जिससे हम बोलते हैं एटोमाइजर। भैया एटोमाइजर काम कर रहा है। ठीक है, अक्सर जो कीटनाशक जो होता है ना, जहाँ पे हम लोग को स्प्रे करना होता है ऐसे करके पंप करके फिर स्प्रे करते हैं, तो यही होता है बेटा। एयर जैसी ब्लो करता है बर्नौली थ्योरम से, वो जो ऑयल होता है वो इस चैम्बर में आता है, वो सीधा नोजल से बाहर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकल जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये क्या है बेटा? एटोमाइजर। फिर देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कभी ऐसा पूछ लेगा, बिल्कुल आराम से सुनते रहना, ये सब थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है। अब जैसे देखिए, शेप ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन में जो विंग होते हैं बेटा, उसके जो शेप होते हैं, देखिए भाई। तो दरअसल क्या होता है बेटा कि एरोप्लेन में, ध्यान दीजिएगा, एरोप्लेन बहुत सिंपल सा सवाल है, उड़ कैसे जाता है? तो एरोप्लेन उड़ने के लिए क्या नीचे की तरफ कोई फेंकता है तेजी से, कोई जैसे होता है ना कि बंदूक से गोली निकला तब वो ऊपर गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। प्लीज सुनिए, अब बातें मत करिए, सुन लीजिएगा। विंग जो होता है, हवाई जहाज का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो शेप होता है बेटा, डिजाइनिंग जो होती है वो इस तरह से होती है कि उसमें डायनामिक लिफ्ट होता है। डायनामिक का मतलब होता है मोशन की वजह से वो अपलिफ्ट होता है, ऊपर फोर्स लगने लगता है और वो ऊपर जाने लगता है। तो दरअसल क्या होता है, जो विंग होता है उसका डिजाइन ऐसा होता है कि ये जो विंग होता है बेटा, वो नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से कर्व्ड होता है।
तो क्या होता है कि जब ये जैसे कि प्लेन ऐसे चल रहा है, ये विंग का क्रॉस सेक्शन है, ये विंग ऐसे है, उसका मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया, ये ऊपर का सरफेस ऐसे और ये ऐसे, ये कर्व्ड होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब इधर चलता है तो पार्टिकल टकराते हैं, तो ऐसे करके ये एयर के पार्टिकल ऐसे जाते हैं, ऐसे स्ट्रीमलाइन ऐसे बनती है, यहाँ टकराते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा टकराते हैं ये। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, विंग का शेप ऐसा बनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर बेटा जस्ट एबव द विंग एंड जस्ट बिलो द विंग वेलोसिटी इक्वल नहीं होती है। यहाँ पर जो है ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, जिसके वजह से एयर पार्टिकल यहाँ पे जो है टकराएगा और इधर की तरफ वेलोसिटी जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होता है और यहाँ वेलोसिटी कम, क्योंकि फ्लैट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, A पर वेलोसिटी ज्यादा होती है और B पर वेलोसिटी कम होती है। तो इससे क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ज्यादा होने से यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी जहां पर ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर एट A जो है वो कम हो जाता है, B पर प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स, देखिए प्रेशर अगर जहां ज्यादा है, एरिया से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इधर से फोर्स कम, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। इसी वजह से जो विंग है उस पर नेट फोर्स ऊपर, तो हम बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट, यानी मोशन जैसे अपने आप अपलिफ्ट हो गया। पूरा हवाई जहाज जो डिजाइन होता है वो नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से कर्व्ड होता है, जिससे कि ऊपर की तरफ एयर की वेलोसिटी ज्यादा मिलती है, जिस वजह से पूरे हवाई जहाज पे नेट फोर्स ऊपर लगता है और हम इसको बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। हेलीकॉप्टर का अलग कहानी, हम लोग को नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो, ठीक है। उसका पंखा होगा जो घूमता उसके होता रहेगा। अभी हमको शेप ऑफ विंग्स पे बात, जैसे कभी एक न्यूमेरिकल एक पूछा हुआ है, सुनिए, ये जो है एग्जाम में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में ये पूछा था कि बताइए इस विंग पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, और हमें वेलोसिटी ऊपर और नीचे का दे दिया था। तो हम यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर और यहाँ पर की वेलोसिटी दे दी जाएगी तो हम बहुत इजीली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, तो बोलेंगे A पर प्रेशर मान लिया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, वेलोसिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, A पर मैंने माना P1 और B पर माना मैंने P2। P2 कहाँ, P1 और P2 में कहाँ पर प्रेशर बढ़ा है, तो हम बोलते बेटा A पर प्रेशर कम है। क्यों कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो नेट फोर्स ऊपर लगना है। तो मुझे क्या करना होगा, P2 माइनस P1 निकालना होगा। इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर, तो P2 माइनस P1 और हाफ रो कॉमन ले लेंगे, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसमें हाफ रो वगैरह सब मालूम है, रख लेंगे। और एरिया गिवन था कि ये जो एरिया है वो गिवन है, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम लोगों से पूछा गया था। बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? देखो क्योंकि बेटा ये जो कर्व सरफेस है इसकी वजह से वेलोसिटी ज्यादा हो जा रही है, पार्टिकल्स टकराते हैं इस वजह से। हाँ बोलिए, डेल्टा टेल, ये वो अच्छा हवाई जहाज की ये वाली बात कर रहे हो क्या? ये टेल, हाँ टेल ऐसे, अच्छा टेल दो विंग होते हैं, मतलब रेक्टर दो विंग होते हैं क्या? हवाई जहाज में तो मैंने देखा नहीं। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हम तो बैठे हैं, 2-3 बार बैठे हैं, ठीक है। हाँ वैसे हम कई बार अमेरिका उड़ चुके हैं, लेकिन वो सपनों में, खैर रियलिटी में तो 2 ही बार बैठे, 2 बार बैठे बस, 2 बार 3 बार बस, इतना ही मैक्सिमम, इतना ही। हाँ तो ज्यादा तुम हवाई जहाज इंजीनियर मत बनो, ठीक है, तो पढ़ना उतना ही पढ़ोगे, डॉक्टर बन जाना, उसके बाद फिर तुम हॉस्टल के कमरे में जो करना करते हैं सामने को। जल्दी प्लीज प्लीज
अच्छा, बर्नौली थ्योरम में यहीं तक पढ़ना है आपका। ये फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया कंप्लीट। हम पहले क्वेश्चन करते हैं बेटा, हम पहले क्वेश्चन करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। बेस्ड डाउन कहाँ गया बच्चा? यहाँ बैठा था, एक सेकंड ला दे। हाँ वो तो विस्कोसिटी में वो मैं लिखा था, पढ़ा दो ना, परेशान क्यों हो रही है? जब पूरा खत्म कर दो ना तब एक एक टॉपिक मिलाना। सर आपने ये नहीं पढ़ाया, फिर देखेंगे। देखिए ये बच्चा एक सवाल लेके आया है, सब लोग मुंडी पर करके ध्यान से सुनेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है बेटा, मिटा दो इधर। हाँ देखिए, ये बच्चा एक सवाल लेके आया है, ध्यान से सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए। कुछ बेचारा एकदम आके सो जाता फ्लैट। ठीक है बेटा सो जा, शांति तो है कम से कम। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज artery of an anesthetized dog। एक डॉग है जो बेहोश है, ये ना हुआ। एनेस्थेसाइज्ड डॉग का मतलब डॉग बेहोश है, उसके लार्ज आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना तुम लोग डॉक्टर, अच्छा लगता है। अच्छा ये लाइन लिख के मैं स्पेशली लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। अच्छा हमें भी तो ये कहना है, अच्छा पी लो। द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड सुन के आप समझना बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन अनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में वो ब्लड भेजते हैं। वाह मजा आ गया। ये ब्लड भेज रहे वेंचुरीमीटर। डायग्राम नहीं दिया, हम अपनी तरफ से बना रहे डायग्राम। मुंडे पर करो। एक अब इस ब्लड को हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है वेंचुरीमीटर में। कल वेंचुरीमीटर पढ़ाया था इससे पहले वाले क्लास में, और वो याद है ना? हाँ अरे यार बंद हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है। शांत शांत शांत, जरा ध्यान देना। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू, वाइडर पार्ट का एरिया कैपिटल है बेटा, कैपिटल ए की वैल्यू है 16 मिलीमीटर स्क्वायर। रुकिए रुकिए शांत रहिएगा। फिर बोलता है द नैरोअर पार्ट, ये जो नैरो पार्ट है इसका एरिया गिवन है 8 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके। द प्रेशर इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। आर्टरी में प्रेशर दिया हुआ है, अरे क्या बोलते हैं? आर्टरी आर्टरी आर्टरी। अच्छा द प्रेशर इन ड्रॉप इन द जो भी is 24 पास्कल। What is the speed of the blood in the artery? ठीक है, आर्टरी में बेटा स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को प्रेशर दिया हुआ बेटा, प्रेशर ड्रॉप, सॉरी क्या बोला बेटा? मैं इस लाइन को लिख देता हूं। प्रेशर ड्रॉप इज 24 पास्कल। स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी, स्पीड ऑफ द ब्लड फाइंड करना है। देखिए एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, एक मिनट रुकिएगा। स्पीड ऑफ द ब्लड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो पोर्शन है यही वेन से जुड़ेगा, आर्टरी वाली जो ट्यूब है उससे जुड़ेगी, यानी वेलोसिटी यहां पर का फाइंड करना है। और मैं रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला कल पढ़ा था हम लोगों ने, dv/dt इज इक्वल टू a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। रुकिए ये कल पढ़ाया था मैंने। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, कैपिटल ए इंटू वी, कैपिटल ए इंटू वी। बहुत बढ़िया। और कुछ दिया है? डेंसिटी वगैरह दिया है क्या? एक मिनट, डेंसिटी की जरूरत पड़ सकती है, पासवर्ड लगते हैं। देखिए अच्छा पहले एक काम करते हैं, रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर लें। A1 कितना है? 16 मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर। चलो 16 इंटू 8, और मिलीमीटर का मतलब होगा 10 पावर -3 मीटर। स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 10 पावर -6
और 2 बार लिखेंगे ना, √2 g की वैल्यू 10 ले लो, h नहीं पता, a2 स्क्वायर 16 का स्क्वायर कम अगर 256 माइनस 64 और बेटा मिलीमीटर का स्क्वायर 10 पावर माइनस 6, सही है। अच्छा रुक जाओ, पहले 10 पावर माइनस 6 रूट से बाहर आएगा, कितना होगा 10 पावर माइनस 3। अब रुकना, 16 इंटू 8 ऊपर जाएगा, जाएगा ही ऊपर, माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 3, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 और अपॉन ये अंडर रूट 20h और ये कितना होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 4 गया 2 और ये आएगा 4, 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है। ये 182, 6 में से 4 गया 2, अच्छा हाँ 15 में से 6 जाएगा 9, 192 14 196 होता है ना। अच्छा चलो मान लें, अप्रोक्सीमेट मान ले बेटा, 192 को 14 कर दो, चलेगा। अच्छा और ये 20h का रहता है, 20h का। अच्छा एक मिनट, ये रेट ऑफ फ्लो हुआ। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर की वेलोसिटी ना, रेट ऑफ फ्लो क्या एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। अच्छा h नहीं मालूम है। अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ, क्या इसमें डेंसिटी दिया है क्या बेटा, देखना डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं दिया है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हम लिखेंगे यहाँ से अगर जाएगा तो ρgh होता है, तो h वहीं से निकलता। 24 पास्कल दिया है ना, एक मिनट क्वेश्चन देखिए। The flow of blood in a large artery of an anesthetized dog is diverted through ventricular, the wider part or cross section ये मालूम है। The pressure drop in the artery, कहीं ऐसा तो नहीं P plus half rho v square equal to constant। एक मिनट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वेलोसिटी निकालना है, तो P मालूम है प्लस हाफ rho v स्क्वायर, कैसे आएगा बेटा बताइए जरा, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अरे कॉन्सेप्ट बोलना। बर्नौली थ्योरम से यहां और यहां, ठीक है, वो तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, यहां पर की वेलोसिटी और v1 और v2 में रिलेशन आ जाएगा, बर्नौली थ्योरम लगाएगा तो कौन सा वेलोसिटी फॉर्मूला। एक मिनट, रेट ऑफ फ्लो से नहीं बनता, एक मिनट, रेट ऑफ फ्लो से नहीं बन रहा, रुकिएगा एक सेकेंड। ये सवाल क्या बोलता है, प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरी, प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरी 24 पास्कल और स्पीड पूछा है कि ब्लड की स्पीड बताइए। तो वेंटूरीमीटर में मुझे तो हाइट चाहिए ना, दोनों में h चाहिए। अगर मैं यहां से आप लगा भी दूं तो ये आर्टरी थोड़ी नहीं, तो वेंटूरीमीटर है, ये आर्टरी में प्रेशर ड्रॉप दिया गया 24 पास्कल, प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरी इज 24 पास्कल। तो फार्मूला भी फेंकना है ना कि फार्मूला पे कंसेप्ट। एक मिनट, वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला लगा बेटा, a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अच्छा ठीक, a1 b1 बराबर a2 b2, हाँ वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। एक मिनट, तू बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ सर, यहाँ v1 मान ले तो कैपिटल है 16 इंटू b1 बराबर 8b2, 8 जा 16, v2 बराबर हो गया 2v1। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है v2 और v1 में रिलेशन, फिर बोलता है प्रेशर, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस नहीं मालूम है क्योंकि ये प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरी लिखा है, वेंटूरीमीटर थोड़े लिखा है। चल मान ले p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। चल मान ले
अब ये उठा के इधर ले जा इसको, अब P2 उठा के इधर ला, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक सेकेंड, और ये प्रेशर डिफरेंस तूने 24 रख दिया क्या? यस सर 24। और तो डेंसिटी कितना रखा? डेंसिटी मतलब एरिया इनटू वॉल्यूम, ए इनटू पी का तो अबे डेंसिटी पूछ रहा हूँ, डेंसिटी वही तो मैं पूछा, डेंसिटी ऑफ द ब्लड नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन दिया गया इसका। ये कौन से बुक का सवाल है? मतलब हम तो लगता है जैसे हम डॉक्टर है, डेंसिटी ऑफ द ब्लड दिया 1.06 × 10⁻3, हमें कहाँ पता था ब्लड की डेंसिटी बोल रहा है ये। देखो सॉल्यूशन में, देख सॉल्यूशन में डेंसिटी ऑफ द ब्लड 1.06 × 10⁻3, वही पूछ रहा हूं डेंसिटी ऑफ द ब्लड दिए नहीं, हम तो पानी कैसे मान ले। ये बोला डेंसिटी ऑफ द ब्लड 1.06 × 10⁻3 लेना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अब P1 माइनस P2 24 पास्कल जो लिख रहे हैं ना, ये भी फर्जिफिकेशन है, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि आर्टरी में दिया 24 पास्कल का ड्रॉप, वेंचुरीमीटर लिखना चाहिए था कि जब ब्लड वेंचुरीमीटर से जाता है तो वाइडर से नैरो की तरफ जाता है तो प्रेशर का ड्रॉप 24 है, तब हम बोलते हैं। बेटा बात नहीं करो प्लीज, इस क्वेश्चन में डेंसिटी पहले देना चाहिए था, ठीक है। ये बोला 1.06 × 10⁻3, अब बन जाएगा, क्योंकि मुझे V निकालना, V1 V2 बराबर 2V1 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और वहां से भी बन जाएगा, जो हम मेथड लगा रहे थे 48। अब इसको सॉल्व कर लेना दोस्त, जोर से बोलो दोस्त, 1060, और जानते हो 4V1 में से V1 स्क्वायर जाएगा, ये आंसर अपना सॉल्व हो जाएगा। लेकिन गलत बात है, और एक चीज और, इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दो। क्या क्या? ना तो डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया है, और ना ही ये लैंग्वेज जो लिखा ना कि आर्टरी में प्रेशर ड्रॉप 24 पास्कल। अब बोल जी, 24 पास्कल वेंचुरीमीटर में जब फ्लो होता है तब प्रेशर ड्रॉप 24 पास्कल है, तब ना यूज करेंगे, क्योंकि कहाँ यूज करें? वेंचुरीमीटर में, ये आर्टरी थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए मैं बोल रहा हूँ P1 माइनस P2 तो आर्टरी का मतलब वेंचुरीमीटर में बात ही नहीं करना, आर्टरी में चलेगा। अब उसके वेन में घुस जाओ तो 24 पास्कल वहां का चेंज है, तो यहाँ से क्या मतलब? आप समझ में आ गई? इसको बोलना चाहिए था, एक लैंग्वेज बस इसमें जोड़ना। चलो खैर, इसीलिए बेटा दिक्कत हो गई नहीं। चलो अगला सवाल लेते बेटा। हाँ भैया, हाँ, जो मैंने लिखा था क्लास, वो वाला पहले सवाल पूछिए, जो मैंने बोला था क्लास में पूछिए। बेटा शांत क्वेश्चन देखिए, अच्छे से सवाल है, आपको सीखने को मिलेंगे। हाँ मिटा दो बच्चों ये। देखिए बेटा, एक सवाल है, सभी लोग देखिए, काम आएगा। ये तो मैं वहां से बना रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना दूंगा। अरे रेट ऑफ फ्लो वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा था ना 7, इससे तुरंत बन जाएगा। dV/dt एरिया इनटू वेलोसिटी होता है a × a √2gh a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। बस a1 a2 की जगह a से कैंसिल, v बराबर a √2g, और h की वैल्यू लिखूंगा डेल्टा p/ρg। बोलो सही लिखा? अरे p बराबर ρg, h बराबर डेल्टा p/ρg, बस हो गया। इसमें वैल्यू रखो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। g से g कैंसिल। अब डेंसिटी ऑफ, इसीलिए मैं पूछ रहा था डेंसिटी ऑफ द ब्लड दिया क्या बेटा? तो नहीं, मैंने कहा बैठ, फिर इसको फंसेगा, इसीलिए मैं बोला था। ये डेल्टा p/ρ रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, तो डेंसिटी मेरे को नहीं पता था ना कि ब्लड की डेंसिटी वाटर की लगभग बराबर है। खून नहीं, तेरा खून पानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। चलिए मिटा दे बेटा। देखिए एक सवाल सुनिए सभी लोग, ध्यान दीजिए इधर। अरे मुंडी
मुंडी पर करिए। देखो आज थ्योरी नहीं पढ़ा रहा था इसलिए मन नहीं लग रहा है। आज हमारे नोट्स रंग बिरंगे नहीं बनने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या बेटा सुनिए। क्वेश्चन कह रहा बेटा प्लीज जरा मुंडी पर कर लीजिए और मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनिए, लिखा नहीं रहा हूं इसलिए सुनिए लैंग्वेज। क्वेश्चन कहता है एक लार्ज टैंक है। अच्छा देखो भैया बात ना करो प्लीज। लार्ज टैंक बोले तो एरिया बड़ा और एरिया ऑफ ओरिफिस छोटा, यानी इसमें वेलोसिटी मत कंसीडर करना। मुंडी पर है भाई और नहीं पढ़ना यार बाहर चले जाओ प्लीज। बच्चे कितनी बार शिकायत कर चुके हैं कि क्लास में लगता नहीं है कि भाई टारगेट बैच की क्लास है, लगता है स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए ये लार्ज टैंक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा और इफिस का होल बहुत कम। और ऐसा जब भी होता है तो हम इसमें बोलते हैं ये भी कंसीडर करेंगे, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब कहता है सुनिएगा ध्यान से, लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जानते हैं। A small hole is made at a depth 10 मीटर below water level. वाटर लेवल से वाटर सरफेस से 10 मीटर नीचे एक ऑरिफिस बनाया, होल बनाया। The range of water issuing out of the hole is R on the ground. ये जमीन पर गिरता है और इसमें रेंज R है। कल मैंने रेंज का फॉर्मूला बताया था, याद है? बताइए। अंडर रूट 4 स्मॉल एच, कैपिटल एच का मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल और स्मॉल एच कितना है 10। याद रख देते हैं स्मॉल एच 10 है तो 40 एच माइनस 10। बोलो सही लिखा? रुकिए ध्यान से सीखिए पहले। अब बोलता बेटा व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस। यानी बेटा यही वो वेसल है और यहाँ पर वाटर लेवल से 10 मीटर नीचे ये होल बना हुआ है और यहाँ पर बेटा इस होल से पानी बाहर निकलता हम देखते हैं। यहाँ पर एक मान लीजिए पिस्टन लगा दिया आपने, ध्यान से सुनिएगा, और कितना प्रेशर हम एक्सर्ट करें इधर से, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर में पी नॉट तो लग ही रहा था, यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, पी नॉट तो लग ही रहा था। मैंने अलग से प्रेशर पी ऐसे हाथ से दबा दिया, प्रेशर पी लग गया, जिससे कि जब लिक्विड यहाँ से निकल रहा है तो रेंज 2R हो जाए। तो हमें फाइंड करना है फाइंड एक्स्ट्रा प्रेशर पी, फाइंड एक्स्ट्रा प्रेशर पी। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो पी है वो हमें फाइंड करना है जिससे कि रेंज ज्यादा हो जाए, देखिए 2R हो जाए। तो यहाँ पर बेटा जो रेंज में ये जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है वो अंडर रूट 2GH अब नहीं रहेगा, केवल इस केस में अंडर रूट 2GH होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ भी है यहाँ भी है, तभी स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला अंडर रूट 2GH और रेंज का फॉर्मूला ये। यहाँ पर बेटा जैसी प्रेशर लगाओगे क्या स्पीड बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्पीड सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ से यहाँ बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, इस पॉइंट को M मान लीजिए, इस पॉइंट को N, और देखिए बर्नौली थ्योरम यहाँ पर प्रेशर टोटल हो गया P0 प्लस P। हाफ रो वी स्क्वायर में मैंने बोला कि लार्ज टैंक है तो वेलोसिटी क्या मानना है 0। फिर रो जी एच में रेफरेंस लेवल यहीं पे मान लो तो रो जी एच भी क्या हो गया 0। चलिए वो खत्म हो गया। आइए अब यहाँ पर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो P0 होगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होगा, और देखिए P प्लस हाफ प्रेशर लिख दिया P0 वेलोसिटी। और अब बेटा रो जी एच में देखिए रेफरेंस लेवल से नीचे है ना, और रेफरेंस लेवल से नीचे तो प्लस की माइनस, माइनस माइनस रो जी और एच की जगह 10 लिखेंगे। देखिए P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर माइनस, और देखिए रो की वैल्यू 1000 और इंटू 10 क्या 10,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब बेटा मुझे v फाइंड करना चाहिए तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाऊंगा। ये वाली हाइट कितनी होगी h माइनस 10 होगी, जल्दी बताओ। इससे v निकाल के यहाँ पुट करता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, y बराबर gx स्क्वायर, पढ़े थे ना? अरे बताओ तो y की जगह कितना h माइनस 10, g x की जगह कितना लिखेंगे बेटा, जल्दी बताइए।
तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए v स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर ऊपर जाएगा। अच्छा वी आर स्मार्ट पीपल, ऐसा काटते हैं, अरे बोलो तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ, 5 4 जा 20 r स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन h माइनस 10, अरे जल्दी बताना, सही है। चलिए v स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, मुझे p निकालना है, बहुत बढ़िया, p हमें सॉल्व करना है। वाटर की डेंसिटी तो 1000 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500, बोलो सही लिखा। अब v स्क्वायर की वैल्यू कितना है 20 r स्क्वायर अपॉन h माइनस 10, सही चल रहा है, माइनस, अच्छा 1 2 3 4 5 10 पावर 5 लिख दूं। अच्छा एक बात बताओ, ना r स्क्वायर पता ना h माइनस 10 पता, यहां से लिख सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर करूंगा बेटा तो r स्क्वायर बराबर 40 इंटू h माइनस 10 हो जाएगा, सोच के देखो। तो देखो r स्क्वायर अपॉन h माइनस 10 की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ 40 लिख देता हूँ, r स्क्वायर अपॉन h माइनस 10 की वैल्यू 40, नहीं आ रहा समझ में, 40 इंटू 20 कितना आएगा 800, अरे 800 बेचारा ढेर हो गया, कोई बात नहीं, 800 इंटू 500, 800 इंटू बताओ कितना आएगा 800 इंटू 500, 4 इंटू 10 पावर 40 5 आएगा, 800 इंटू 400, 800 का 2 जीरो, 400 का 2 जीरो, 10 पावर 4 कर लिया, 8 5 जा 40, 40 का भी एक जीरो, 10 पावर 5 हो गया, 10 पावर 5 और फिर 10 पावर 5, बोलो आंसर कितना आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, यानी 3 ATM, यानी एक्स्ट्रा 3 ATM और लगा दो तो ऐसा होगा कि वो बड़ा क्वेश्चन है ना, हाँ देख के डर गए। अच्छा हमारे अंदर तो एक सुप्रीम कोर्ट एक जज बैठा है, वो लोग सो गए क्या, चलो अच्छा है, सोने दो, अभी मैं बोलूँ ना बेटा हम लोग सेपरेशन से पढ़ रहे, तुरंत तैयार, लाल हरा पेन निकल जाएगा और उसका नोट्स तैयार, फटाफट लिखना शुरू, एकदम क्लास का माहौल बदल जाएगा, है कि नहीं। पहुंचो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ना, 2 बार डायग्राम बनाना पड़ा, इतना सारा कुछ लिखना पड़ा। बेटा घबराइएगा नहीं, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई कष्ट वष्ट, एक बार फिर से देख लें, रेंज का फॉर्मूला सही लिखा, अरे रेंज का फॉर्मूला सही लिखा, यहां से ये सही आया, कैसे स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 40, h माइनस 10 सही लिखा, स्क्वायर कर दिया r स्क्वायर 40, रूट हट जाएगा h माइनस 10, बोलो क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए यहां देखते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर हमने P लगा दिया, पहले से कितना लगा है P नॉट, एक्स्ट्रा लगाएंगे तो P नॉट प्लस P टोटल हो जाएगा। मैंने यहां से यहां इस बर्नौली थ्योरम लगाया, क्या मैं यहां पर डायरेक्ट V बराबर अंडर रूट 2G लिख सकता हूं, नहीं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल लगेगा यहां पर तभी लिखना है, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लग गया तो V इक्वल टू अंडर रूट 2G नहीं लिखेंगे, अगर अंडर रूट 2G लिखते तो रेंज तो उतना ही रहता ना, प्रेस करेंगे तो पानी ज्यादा गिरेगा, मतलब ज्यादा तेजी से गिरेगा तो रेंज दूर हो जाएगा। अब सोचिए मैंने यहां से बर्नौली थ्योरम फर्स्ट स्टेप P नॉट प्लस P, हाफ रो V स्क्वायर में V देखना है कि नहीं देखना है, यहां पर जल्दी बताओ, वेलोसिटी यहां पर देखना है, क्यों नहीं देखना है, लास्ट एरिया बहुत बड़ा है, तो हाफ रो V स्क्वायर 0 हो गया, रो जी एच मैंने यहाँ 0 क्यों लिया, क्योंकि हाइट यहीं से मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस लेवल यहीं से ले रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पर आइए, एटमॉस्फेयर में ओपन है P नॉट, वेलोसिटी V हाफ रो V स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया भाई, रेफरेंस लेवल से नीचे, रो जी इनटू 10, क्लियर है, P नॉट कैंसिल, P सॉल्व करना है, हाफ रो V स्क्वायर और डेंसिटी 10 पावर 3 और ये 10,000 इंटू G सही है। अब बेटा मुझे V नहीं मालूम है ना, V के लिए मैंने क्या तरीका लगाया, प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, V वेलोसिटी से फेंके तो 2r डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, y की वैल्यू कितना है h माइनस 10, g x की जगह कितना बेटा जल्दी बताओ 2r, बेवकूफों 2r दिख नहीं रहा है, इनको तो बोलेंगे जैसे मैं बोलूं उसके बाद ये केवल बोलेंगे हाँ या ना, दैट्स कंफर्टेबल, पूछा मत करो कि क्या होगा वैल्यू, हमसे हाँ ना बुलवाया करो। x की वैल्यू 2r और
y बराबर g v स्क्वायर अपॉन g x स्क्वायर अपॉन u कितना बेटा? अरे v है, v स्क्वायर तो लिखो, v स्क्वायर लिखा, v स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर ऊपर गया, h माइनस 10 नीचे आया, और ये क्या काट पीट दिया, समझ में आ रहा है? 2 5 10 v स्क्वायर 20 r स्क्वायर अपॉन h माइनस 10। अरे बोल दो, ये v की वैल्यू उठा करके मैंने आप प्यार से रख दिया, और फिर इसका क्या किया मैंने, r स्क्वायर अपॉन h माइनस 10 का, अरे यहाँ से 40 है, यहाँ 40 into 20 800, और 800 का 2 जीरो, 500 का 2 जीरो, कितना होगा 10 पावर 4, और 8 5 जो 40 का भी तो एक जीरो आएगा, 4 into 10 पावर 5 में 10 पावर 5 बेटा 3 into 10 पावर 5, और 3 into 10 पावर 5 पास्कल मतलब 3 ATM। अच्छा 1 ATM बराबर हाउ मेनी पास्कल, तो 10 पावर 5 पास्कल को मैंने 3 ATM बना दिया, 3 ATM आंसर होगा। बोलो सब ठीक, अब समझ में आया? ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं बेटा, डिस्कस नहीं करोगे, तब तक कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा? भैया तुम्हारा और कौन सा सवाल इसमें है? एक्सरसाइज थर्ड में 43 बिटा दे बेटा। चलो घबराएगा कोई नहीं, जोर से बोलो घबराएगा। हाँ बस देखो देखो, हाँ प्लीज देखो देखो। अच्छा बेटा क्वेश्चन है, देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अब देखो ये आ गया, देखो देखो ये आ गया, हाँ देखो एरोप्लेन ऑफ मास 3 into 10 power 4 kg, बेटा ये एरोप्लेन है जिसका मास 3 into 10 power 4 kg है। सुनो सुनो बेटा प्लीज, देखियो के भी एरोप्लेन का मास दिया 3 into 10 power 4 kg, टोटल विंग एरिया, विंग का एरिया दिया गया है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस, बोलता है अपर और लोअर सरफेस के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। अच्छा बताओ बेटा ए पर प्रेशर ज्यादा या बी पर प्रेशर ज्यादा है? बी पर ज्यादा, तो हमें फाइंड करना पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए, तो हम बोलेंगे वेरी सिंपल, हम क्या बोलेंगे वेरी। अच्छा सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाना, सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाना, ध्यान दो भैया, बातें ना करो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये प्लेन है, जब ये तेजी से उड़ता है, तेजी से जब रनवे पे दौड़ता है, फिर ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर उड़ता है, तो ऊपर उड़ता है क्यों? क्योंकि डायनामिक लिफ्ट होता है, मोशन कैसे, नेट फोर्स ऊपर लगता है। अब एक बात बताइए, ये जो हवाई जहाज है इसको देखिए, ये जो हवाई जहाज है बेटा, इसका वेट नीचे की ओर एमजी लगेगा, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, और ये फोर्स होगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया होगा, क्या ये इसके वेट को बैलेंस करता है? तो डेल्टा पी इंटू ए बराबर होगा एमजी, अरे क्यों नहीं होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इस किसी हाइट पर ये है, किसी हाइट पर उड़ता चला जा रहा है, लिखा हुआ है, पूरा लैंग्वेज पढ़ देता हूं। द डिफरेंस इन, नहीं एरोप्लेन का मास इतना, टोटल विंग एरिया ये, इन अ लेवल फ्लाइट एट सम हाइट, किसी हाइट पर ये अपना उड़ता चला जा रहा है, ऊपर उड़ नहीं रहा है, किसी हाइट पर आकर के वहीं पर स्थिर और चलता चला जा रहा है सामने, तो ये ठीक है। अब डेल्टा पी पूछ रहा है, तो एमजी अपॉन ए करेंगे, मास कितना है 3 into 10 power 4, और जी की वैल्यू 10 ले लो, और एरिया 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 1/4.25 into 10 to the power 4। आंसर दे रहा है, हमें ना किलो पास्कल में बताना है, किलो मतलब 10 power 3 अलग कर लो, 0.25 into 10 और 10 power 3 को किलो, ये दिख रहा है क्या? केपा दिख रहा है, देखो
2.5 केपा। बोलो ये समझ में आया? ये पूछा था EAMCET 2002, ये एग्जाम होता साउथ वाउथ का कोई है EAMCET। अरे ये एग्जाम EAMCET 2002। अब जान मत दो, अब ये सब नहीं रहा, जोर से बोलो ये सब नीट में सब सम्मिलित हो गया, सब शामिल हो गया, ठीक है। अब आप दावेदारी जीतमर्ग में भी कर सकते हैं, FMC में भी कर सकते हैं, जो ऑल इंडिया कोटा सब में आपकी दावेदारी है। एक एग्जाम देते बस मुंडी को ऊपर रखें। बोलो ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन कौन बोला? बोलो बेटा, बोलो। अरे दीदी जरा दे लेवल बेटा। आई वांट पेज नंबर, मुझे पेज नंबर चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बोलो कैटेगरी बेटा, प्यार से बेटा। अच्छा सुनिए प्लीज, भैया 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 मुंडी पर करो। अब यहां पर बेटा ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, छोड़ दे बात तक करना। A laminar stream is flowing vertically down। अच्छा देखो, लैमिनर स्ट्रीम नीचे आ रहा है, जैसे कभी जो नल होता है ना बेटा, उसको बहुत ज्यादा नहीं खोलो, हल्का सा खोलो, तो पानी ना जब यहां से गिरता है ना, ऐसे पानी जब ऐसे गिरता है ना, तो इस तरह से आपको नजर आएगा, इस तरह से पानी देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता आएगा। और तेज खोल देते ना तो टर्बुलेंट हो जाता है, फैलने लगता है। तो कभी हल्का खोलेगा तो ऐसा ही होगा, जैसे से नीचे आएगा वो धार पतली होती जाएगी, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। ऐसा होता है, आज जाके देखिएगा। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए सवाल है भाई। अ लैमिनर स्ट्रीम, एक लैमिनर स्ट्रीम इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ टैप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे टैप से लैमिनर स्ट्रीम नीचे की ओर आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिलो द टैप। यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे, ध्यान से सुनना, 10 सेंटीमीटर नीचे द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इट है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कहता है द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप मस्ट बी, यानी बेटा रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना, फाइंड रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अच्छा मुंडी पर करो, चलो 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 मुंडी पर करो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बिल्कुल आराम से सुनना, यहां से यहां तक में पहले तो रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। कहीं पर भी, या तो यहां पे v1 वेलोसिटी मान लो, यहां पे v2, या तो एरिया इनटू वेलोसिटी यहां सॉल्व कर लो या यहां सॉल्व कर लो, कहीं भी सॉल्व करो, मुझे तो v1 या v2 तो मालूम होना चाहिए ना। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाऊंगा, पहले मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं a1 v1 बराबर a2 v2 लगाता हूं, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। एरिया कितना बेटा यहाँ 1 इंटू v1 बराबर, यहाँ एरिया कितना है 1/2 इंटू v2, तो v2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2v1। बोलो समझ में आ रहा है आता? अच्छा चलो मुंडी पर रखना, मुंडी पर भैया, मुंडी पर प्लीज। अच्छा v2 बराबर हमारे पास 2v1 आ गया। अब मैं बेटा यहां से यहां तक मैं बर्नौली थ्योरम लगा देता हूं, है ना। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है बेटा? बर्नौली थ्योरम ये कहता है यहां पर प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और रेफरेंस लेवल कहीं मानना पड़ेगा ना। अगर मैं यही मान लूं रेफरेंस लेवल, हाइट यहीं से मान रहे हैं, तो रो जी 0 हो गया, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, सही है ना, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे रो जी एच। अच्छा एक बात बताओ, P1 P2 तो एटमॉस्फेयर में ओपन है, अरे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा है, कहां लग रहा है? ओ पर हाँ बोलो, जान दे दो, कोई दिक्कत है इसमें?
अच्छा, P1 P2 क्या सेम है? यस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक तो लग रहा है। तो यहाँ पर बेटा P1 P2 कट गया, बोलो क्लियर? ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ क्या बचेगा? हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH, डेंसिटी उड़ गया। ओके, अब देखो बेटा V1, अच्छा एक काम करते हैं, V2 जहां मिलेगा 2V1, अच्छा 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा। V1 स्क्वायर बराबर V2 की वैल्यू कितनी है? 2V1 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4V1 स्क्वायर माइनस 2GH, सही है। अच्छा इसको उठा के इधर, इसको उठा के तो 3V1 स्क्वायर बराबर 2GH। बताओ बेटा V1 की वैल्यू कितना आ रहा है? अंडर रूट 2GH/3, सही है ना। तो मुझे ना वेलोसिटी नहीं पूछा, मुझे बोल रहा रेट ऑफ फ्लो। चलो भाई A1 B1 कर लो। रेट ऑफ फ्लो को हम लोग dV/dt से लिखा करते थे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? अच्छा देखो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ओके, क्यों? सेंटीमीटर है, 10⁻², स्क्वायर है तो 10⁻⁴। वेलोसिटी यहां पर का वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट 2 g की वैल्यू 10 ले लो, चलो इनटू हाइट कितना है? अरे 10 सेंटीमीटर यानी 0.1/3, 10 से 0.1 उड़ गया। रूट 2 का मतलब 1.414, रूट 3 का मतलब 1.732 इंटू 10⁻⁴। अच्छा मेरा आंसर किस यूनिट में आएगा? ऐसा यूनिट में आएगा। आंसर दिया है लीटर पर मिनट में। अच्छा देखो मेरा आ रहा मीटर क्यूब। एक बात हमेशा सब लोग याद रखो, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 10⁻+3 इधर आ जाएगा। अरे यार, तो एक यहां मेरा आ रहा मीटर क्यूब में, समझ आ रहा है? तो मीटर क्यूब को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो लीटर आ जाएगा। 10⁻³ नीचे ऊपर जाएगा 10⁻+3 और सेकंड में आ गया ना। अब मिनट में दिया है, एक सेकंड में 1/16 मिनट। तुम लोग को शायद मालूम नहीं होगा, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। 1 सेकंड 1/60 मिनट नहीं होगा। बुद्धि अभी आएगा लीटर में पर मिनट में। बेटा आओ मिलके काटा पीटी शुरू करें। आप ही करो। देख, हाँ कोई कैलकुलेटर से अगर करना चाहे तो कर सकता है, देख लो। तुम्हारे टीचर को आता है कि नहीं आता ये भी चेक कर लो थोड़ा सा। मिला हुआ है? मिला। बोलो भाई जी, कुछ बोलना चाहता क्या? हाँ, तो 1/60 मिनट, तो 1/60 60 पर मिनट नीचे है बेटा। यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ निकाला है ना। V1 कहाँ का है? वहाँ का है ना। हमने V1 निकाला है ना, V2 निकाल देते हैं। यहाँ का लिखते हैं एरिया। एक मिनट बेटा, सब लोग जरा आंसर मिलाना। हमारे पास जो आंसर आया है, जो 33 का सही ऑप्शन है, वो क्या बेटा? ये है 4.9 आ रहा है। 4.9 आ रहा है आंसर। जरा चेक करना भाई। आ गया, ज्यादा राय का मत चला। आया नहीं आया? आ गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आया? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। कुछ लोग के लिए भाई ये सब मोह माया है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है सर। चलिए अब मैं सवाल कराता हूँ। आप लोगों ने बहुत पूछ लिया, अब मैं कराता हूँ कुछ जरूरी सवाल, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिलेगी। चलो कुछ तो बनना शुरू हुआ हमारे से। हो गया तुम्हारा शुरू हुआ? चलो बोल दो। लेवल 1 21। चलो भाई, अब भाई ने कहा है तो मैं जो है उसे निराश नहीं करूंगा, मुंडी को ऊपर रखूंगा। देखिए अगला सवाल। अच्छा एक बात है, इसमें ना इतना कैलकुलेशन कराया, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बताता हूं बेटा। आप देख रहे हैं नीट का पैटर्न इन दिनों जो है वो न्यूमेरिकल में इतना मतलब
जिसका प्रैक्टिस किया हुआ ना 10 पावर माइनस 4 10 पावर माइनस होता ना मिलीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर में करना, ये सब जो है ना बहुत जरूरी है। तो इट मेक्स द आपका जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना 10 पावर माइनस 4 10 पावर प्लस 3 यूनिट चेंज करना है, ये सब अक्सर लोग गलत करते हैं। और आप देख रहे होंगे नीट में न्यूमेरिकल में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि आप एक एक क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करें। आपका एक न्यूमेरिकल बनाने का आदत बढ़ेगा, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो बनाइएगा इसको, मिटा दे। देखिए अगला सवाल, देखिए बेटा देखिए, ये देखिए बहुत सारे स्टार लगा रखा है, इसका मतलब लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल होगा। बेटा प्लीज अब बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर किसी टैप से वाटर निकल रहा बेटा, कम बगैर टैप ने अभी रायता नहीं छोड़ा है। देखिए ये टैप से पानी नीचे गिर रहा, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड, इनिशियल स्पीड दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा प्लीज यार बात प्लीज पढ़ लो यार, आपको मैं मौका दूंगा। चलो क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको मौका दूंगा, पहला 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी बना। पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो और देखते हैं कौन स्टूडेंट पढ़ता है और बनाता है। बातें मत करो, देखो मुझे सब समझ में आता है। देखिए द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ओके assumed that the pressure is constant throughout the stream of water। बेटा यहाँ से यहाँ तक प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक इक्वल होगा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। assumed that the pressure is constant throughout the stream of water and the flow is steady flow है। ओके both are the cross sectional area of the stream। बताइए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा कम बखत जब वेलोसिटी यहाँ पर 0.15 मीटर पर सेकेंड नहीं ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो हाइट दिया, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, 0.15 मीटर नीचे यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये सवाल बोला है। चलिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, अगर सीख पाए हो तो बनाइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है 0.15 मीटर नीचे, स्ट्रीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। 1 मिनट यू है। बेटा बात नहीं करो, नहीं पढ़ना बाहर निकल जाओ। सब लोग बना रहे हैं और तुम बैठे हुए बेवकूफी से बात कर रहे हो। जल्दी पहले क्या करेंगे मैं बताता हूँ, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा ठीक है, आप अपना काम पहले अपनी बुद्धि से करना चाहते हैं, ठीक है करिए। सृजन से भी बन गया, क्या बात है सृजन, बहुत बढ़िया। और कौन है मैदान में? एक जमाना था गार्गी बनाया करती थी। हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया रोज, बहुत बढ़िया। आप कुछ नया लेके आते हैं किसी को। 10 पावर माइनस, थप्पड़ मारूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगा, मीटर स्क्वायर होगा तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो -3 और -4 10 पावर माइनस 7 पहुंच जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन में 10 पावर माइनस 7 नहीं है। अब बोलो कौन बताएगा? आ रहा है, आ रहा है। चलिए कितने लोगों ने बनाया, रेज योर हैंड, जरा देखना चाहते हैं। चलो यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमने भी बनाया ना? हाँ जरा बोर्ड पे आ जाओ। और मनोज कुमार सिंह नहीं आया, तेरे से बना? चलिए ध्यान दीजिए, आप दोनों से बन गया।
नहीं बना, तौफीक नहीं आ रहा क्या? शादी में निकाह, निकाह में गया, निकाह में गया, निकाह में गया। बेटा शांत, ए शांत, शांत बेटा, प्लीज प्लीज इधर ध्यान देते हैं। चलिए मिलाइए, यहां पर वेलोसिटी v मान लेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, 1 × 10⁻⁻⁴ a × v, पहला इक्वेशन। दूसरा, अच्छा एक काम कर दो, कर लो, v² = u² + 2g लगा लो डायरेक्ट, बर्नौली थ्योरम में भी तो ही आएगा। v² बराबर u², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 0.15। नहीं आया समझ में? बुद्धि लगाया? अरे पहुंचोगे वही यार, v² u² + 2g 3 पहुंचोगे। 1 प्लस, अच्छा देखो ये 10 हटाओगे तो 1.5 यहाँ जाएगा और 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई 3, तो v बराबर कितना आएगा 2। और अब बेटा वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो 10⁻⁻⁴ एरिया निकालना है और 2 a बराबर 1/2.5 × 10⁻⁴ यानी 5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया हो तो ये वाला जो एक बर्नौली थ्योरम को लगाने से यही पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको ना धीरे धीरे ना पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल में क्या मेन पॉइंट है जो हमें जल्दी से करना है। बेटा बात नहीं करो प्लीज, गधे v² है, कोई बात नहीं यशु, ये सब पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे, सब रिटायर हो गए। यशु है, गार्गी दीदी है, 2-4 लोग खिलाड़ी पुराने हुआ करते थे। और कौन था? हाँ सब देखो पुराने खिलाड़ी सब रिटायर हो गए, सब बेचारे आते आते। अभी फ्लूट चल रहा है, आगे साउंड में तो लोगों का साउंड ही खत्म हो जाएगा, आवाज निकलना बंद कर देंगे बेचारे। अगला सवाल देखिए, बात नहीं है, बात है। अरे दीदी, अरे अगला सवाल, चलो बेटा मैं हंसी ठिठोली की जगह नहीं है ये, हंसी ठिठोली की जगह नहीं ना ये। अब ज्यादा तेरे को हंसी ठिठोली करनी है बाहर कर ले जाकर, अब पूरी क्लास से हंस रही उससे मतलब नहीं है, नजर तो मेरी तेरे ऊपर गई ना। ये कोई एक्सक्यूज हो, पूरी क्लास करे हंसी ठिठोली हम भी करनी है। हम क्या शरीफ हुए, तुम तो बदमाश हो गए। प्रैक्टिस कर, कौन करता है भाई ऐसा? उसके मम्मी पापा को दिखाओ ये कि देखिए ये कितना गुणवान लड़का है भाई, बीच चौराहे ऐसे करेगा तो लोग पैसे देके जाएंगे कि बहुत बढ़िया, लेकिन सुबह शाम जाए। अच्छा देखो मरीज आया और वो अपना हुनर दिखाने लगा, मरीज हंसते हुए जाएगा तो क्या डॉक्टर मजा आ गया। हाँ बोलो, एक सवाल मैं अपनी तरफ से कराऊं, एक गलत सवाल जो मेरी तरफ से। चलिए बेटा क्वेश्चन है, प्लीज बातें नहीं, चलिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। एम्स 2005, बेटा शांत है। अच्छा ये सुनिए, है सुनो, ये जो सवाल है बेटा इसको सुनिए, अब बात नहीं करना जैसे आवाज आ रही है। अमित जी शांत। अब कैंडल ऑफ डायमीटर d, ये कैंडल है बेटा जिसका डायमीटर d है, इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, ये फ्लोट कर रहा है। सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये बड़ा सा कंटेनर है, लार्ज कंटेनर में फ्लोट कर रहा है।
इफ इट इज बर्निंग, ये लिखा हुआ है, इफ इट इज बर्निंग at the rate of 2 centimeter per hour, then the top of the candle will, और यहां पर बेटा ऑप्शन जो बोला है, ये जो कैंडल का टॉप है वो उसमें क्या वेलोसिटी होगी, मतलब टॉप ऑफ द कैंडल विल हैव वेलोसिटी, ऐसे समझो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं सोचने के लिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस एक जरा सा एक थॉट है, आपको 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं कि आप इसमें क्या आंसर दोगे। टॉप ऑफ द कैंडल की वेलोसिटी पूछा जा रहा है और ये केवल एक थॉट प्रोसेस है, अगर आपका दिमाग वहां तक पहुंच गया आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं इसमें, इवन कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, बस सोचना है इसमें। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, वेलोसिटी बतानी है कि टॉप ऑफ द कैंडल ऊपर कितनी वेलोसिटी जाएगा या नीचे कितनी वेलोसिटी जाएगा, ये बताना है। ऊपर नीचे या वही रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन है, वही रहेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कितनी वेलोसिटी जाएगा, ये वेलोसिटी दिया है बेटा। पहले ना डोंट डिस्कस थिंक अबाउट दिस, पहले आप खुद सोचो क्या जवाब दोगे, डोंट डिस्कस, अंदाजा मत लगाओ, मैं आपसे पूछूंगा तब जवाब देना। हाँ भाई सोच लिया, कितने लोग जवाब देना चाहेंगे, रेज योर हैंड विद रीजन। अच्छा गार्गी दीदी बोलो, हाँ बोलो गार्गी दीदी। मतलब ये कैंडल का टॉप ये नीचे जाएगा, कितनी वेलोसिटी जाएगा और नीचे ही क्यों जाएगा ये बताओ। छोड़ दो, उस दिन रहेगा, मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो वो उसका जो नीचे गिरेगा तो फिर पानी में, अच्छा मोम पिघलने के बाद जो गिरेगा वो पानी में चला जाएगा तो हाँ नहीं तो मैं अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भैया देगा, बोलो भाई। बर्न कर रही है मास कम होगा तो बायोसी बढ़ेगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो ये कैंडल का टॉप ऊपर जाएगा, मतलब उसका फिर नहीं वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। क्योंकि सर वॉल्यूम बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, वही रहना चाहिए, ऊपर जाएगा। अच्छा एक सेकंड, अब मैं सृजन दीदी तो बोल रही थी, बोलो सृजन दीदी जवाब देगी, जवाब सुनना। नीचे जाना चाहिए, उतनी ये नीचे जाना चाहिए या जा रहा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, क्यों जाएगा एक्सप्लेन करो। मेरे को लगता है हाँ। अच्छा इसको लगता है, ये तुक्का है, लगता है। अच्छा रुन तुम बताओ। कैंडल मेल्ट होगी तो मास कम होगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन बायो फोर्स अभी कम नहीं हुई है क्योंकि वॉल्यूम उसका सबमर्ज है, तो बायो फोर्स मतलब वेट के साथ कम होने की कोशिश करेगा, तो वॉल्यूम ऊपर जो सबमर्ज वॉल्यूम है उसे कम करने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये जो टॉप है ऊपर जाएगा पक्का नहीं। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड ये कुछ बोलना चाहता है। जैसे ही कैंडल बर्न होगी ओके, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, किसका बढ़ जाएगा वॉल्यूम, कैंडल का। ऐसा कैसे होगा, कैंडल का वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। अच्छा क्या अमित जी आप जवाब देना चाहते हैं। हाँ अब मैं बताता हूँ बेटा, ये जो कैंडल है इसका ये टॉप वाला पोर्शन है वो नीचे ही जाएगा, और कैसे जाएगा सुनिए। आप ये देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को ठीक से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये जो कैंडल है जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी हाफ सबमर्ज्ड है। तो एवरी टाइम कैंडल इस पानी में आधा ही सबमर्ज्ड होगा, है ना। एवरी टाइम जितना लेंथ नीचे उतना ही लेंथ ऊपर। अगर ये छोटा कैंडल हम डालें तो छोटे कैंडल में भी यही होगा, लेंथ जितना ऊपर उतना ही लेंथ नीचे, ये ऑलवेज रहेगा क्योंकि ये बात हो रही है। अब सुनिए 20 सेंटीमीटर 1 घंटे में मेल्ट हो रहा है, सॉरी 2 सेंटीमीटर 1 आवर में मेल्ट हो रहा है। तो सोचिए
1 घंटे में 2 सेंटीमीटर मेल्ट हो गया। तो 1 घंटे में जब 2 सेंटीमीटर मेल्ट हो गया बेटा, तो आप ध्यान से सुनिए, 2 सेंटीमीटर मेल्ट होगा तो अब जो कैंडल की लेंथ बचेगी वो कितनी होगी? अगर ये 12 है, 12 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? ये वाला लेंथ बचेगा 12 माइनस 2 होगा ना। सोचिए 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर ये वाला जो टॉप पोर्शन अगर ये किसी सरफेस के ऊपर रखा रहता, ग्राउंड के ऊपर रखा रहता, तो 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता मेल्ट होकर के, ये जल्दी गिर गया, और ये 2 सेंटीमीटर ये यहां से आ जाता। लेकिन पानी में है, पानी में हाफ सबमर्ज है, हमेशा आधा ही सबमर्ज होना है, टोटल लेंथ का आधा अंदर आधा बाहर। अब आप ऐसे सोचिए, टोटल 2L लेंथ में से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा हुआ लेंथ जो होगा वो 2L माइनस 2 होगा। अब सोचिए जो बचा हुआ लेंथ है वो 2L माइनस 2 है, जिसमें से एवरी टाइम आधा ऊपर आधा नीचे होना है। तो इसमें से 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा? L माइनस 1, यानी आधा ऊपर कितना होगा? L माइनस 1, और अंदर कितना होगा? L माइनस 1। L माइनस 1 यहाँ भी, L माइनस 1 यहाँ भी। तो ये जो टॉप होगा वो कितना नीचे आया? सोचिए L अभी था, अब L माइनस 1 नीचे आया, तो कितना नीचे आया? ओनली 1 सेंटीमीटर ही तो नीचे आया। नहीं समझ में आया? मैं डायग्राम बड़ा बनाऊं? नहीं सर, आपने सही सोचिए जितना लेंथ बाहर उतना ही लेंथ अंदर। अब 2 सेंटीमीटर पिघल गया तो टोटल लेंथ कितना होगा? 2L माइनस 2। 2L माइनस 2 में से आधा ऊपर होना है, आधा नीचे होना है। तो 2L माइनस 2 में से आधा L माइनस 1 ऊपर, L माइनस 1 नीचे। तो ये जो टॉप है वो यहाँ था, अब ये यहाँ आ जाएगा। यानी बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे ये पिघलेगा वैसे वैसे ये कैंडल का टॉप नीचे आएगा और बॉटम वाला भी पॉइंट ऊपर जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर ये नीचे आएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि वजन धीरे धीरे घटने लगेगा तो वायु से ऊपर पुश करेगा, क्योंकि मेल्ट होने से वजन कम होगा, वायु से पुश करेगा, हमेशा इस तरह से पुश करेगा कि 1 सेंटीमीटर से मेल्ट होगा, 1 सेंटीमीटर से खिसकेगा, एवरी टाइम जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसलिए ये कैंडल का जो फ्लेम है टॉप मोस्ट पॉइंट वो केवल 1 सेंटीमीटर पिघलेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। पिघला 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए बेटा ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम को देख के समझना था कि आधा लेंथ ऊपर आधा लेंथ नीचे, एवरी टाइम ये रहेगा, आधा लेंथ ऊपर आधा लेंथ नीचे, छोटा भी हो जाएगा तो भी आधा लेंथ ऊपर आधा लेंथ नीचे। आ रही मेरी बात समझ में? तो वेलोसिटी क्या देंगे? 1 सेंटीमीटर पर आवर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, वेलोसिटी होगा 1 सेंटीमीटर पर आवर इन डाउनवर्ड, नॉट अपवर्ड। बोलो क्लियर हो गया? आज बात समझ में? आज के लिए यही तक, थैंक यू। और कल कितने बजे आना पता है ना? 1:30 की टाइमिंग है। सरफेस सेक्शन वायु 4:30। सर आप टाइम मत वेस्ट करिएगा, पिछली बार आपने बहुत टाइम